Hello everyone, welcome to Understanding Concepts. So, today we are going to discuss the chapter number 2, sorting material into groups. As I have already discussed the chapter number 1, components of food. If you want to see the lectures, you can watch my playlist. So, let us start with the chapter number 2. So, the first setting is objects around us. तो इस हेडिंग में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो किस तरीके के होते हैं, उनका शेप क्या होता है, कलर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इट इज़ रिटन दैट वी हैव सीन दैट अवर फूड्स एंड क्लोथ हैव सो मैनी वेराइटी इन देम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देर इज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. We see around us chair, bullock cart, cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. Not all, all these objects have different shapes, colors, and use. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि चेयर है, चेयर प्लास्टिक की भी होती है, वुड की होती है, बुलक कार्ट होता है जिसमें हम सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। साइकिल होती है, साइकिल जो होती है वो हमारी मतलब कि आयरन की होती है। कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स जो हैं वो प्लास्टिक्स के हो सकते हैं या तो फिर प्लास्टिक के नहीं होते हैं तो स्टील के होते हैं। बुक्स होती हैं, बुक्स पेपर की बनी होती हैं। क्लोथ्स होते हैं, कॉटन के होते हैं, शिफॉन का होता है, रेलॉन का होता है। टॉयज़ जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के बने होते हैं। वाटर है, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑल जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अपना एक शेप होता है, कलर होता है एंड यूज़ होता है। जैसे कि वुड है, वुड का कलर क्या है, वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स देखने हैं और उसमें बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स राउंड इन शेप हैं। तो राउंड इन शेप में ऑब्जेक्ट्स आप कौन से बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि एक रबर बॉल हो गई, रबर बॉल बता सकते हैं, फुटबॉल बता सकते हैं, या ग्लास मार्बल। इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस शेप में हैं? वो ये हैं राउंड शेप में। और उसके बाद आपसे ये बोला गया कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे बताने हैं जो कि मतलब नियरली राउंड का मतलब है कि वो पूरे राउंड में नहीं है, पर हाँ हालांकि वो राउंड शेप में है। जैसे कि हो गया एप्पल, हो गया ऑरेंज है, अर्थन पिक्चर, घड़ा में मतलब गोल ही होता है, बस वो थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है, इसलिए वो ये भी नियरली राउंड शेप में ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि नीचे एक फिगर दिया हुआ है 2.1 जिसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। जैसे कि एक है ग्लास, ये ग्लास जो है, और ये कटर बना हुआ है, एक डॉल है, ग्लव्स है, नोट पैड है, बॉक्स, टॉय दिया हुआ है, सॉफ्ट टॉय दिया हुआ है, और ये डिफरेंट लॉक है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं और इनके आप देख सकते हैं हर ऑब्जेक्ट का अपना एक शेप और साइज़ है। तो इसी तरीके से हमारी सराउंडिंग्स में डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो कि प्लास्टिक्स के हैं। तो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स में हम सेलेक्ट कर लेते हैं बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, और उसके बाद पाइप्स, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि बने होते हैं किसके, प्लास्टिक्स के। और उसके बाद आप देखते हैं कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आए, जैसे कि हो गया ग्लास का, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सॉइल। तो हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं? जैसे कि है ग्लास, ग्लास का होता है, मेटल का होता है, प्लास्टिक्स का होता है, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सॉइल। ये डिफरेंट। So what we have learned in the para number 1, that topic, that is 2.1, objects around us, that there are different types of objects that are made up of different material, that is glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud and soil, and these objects have different shape, color and uses. So let us proceed to the activity number 1, in which we have to do what? Let us see. So in this you have to collect as many as object as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school.
व्हाट वी विल हैव इन आवर कलेक्शन। तो जब हमसे बोला गया है कि हमें अपनी सराउंडिंग्स में अपने घर से ले आके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम ले आ सकते हैं। जैसे कि है चॉक है, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जब हमें बोला गया कलेक्ट करने के लिए तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स लेके आ सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम नहीं लेके आ सकते हैं, जैसे कि एक वॉल है, ट्री है, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। ये सारी तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, पर इनको हम कलेक्ट क्या करके यहाँ नहीं ला सकते हैं। उसके बाद हमें ये बोला गया है कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हम लेके आए हैं उनको एक सेपरेट करना है, मतलब कि इस केस में जो कि कौन सा पेपर का बनाया हुआ है और कौन सा वुड का बना हुआ है, तो ये हमको डिवाइड करना। तो हमें एक्टिविटी नंबर 1 में क्या करना है, हमें एक्टिविटी नंबर 1 में करना है कि हमें घर से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेके जाने हैं क्लासरूम में। और उसके बाद जब हम क्लासरूम में उन ऑब्जेक्ट्स को लेके जाएंगे, उसके बाद हमको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप जो होगा जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स बने होंगे पेपर और वुड के, और दूसरा जो ग्रुप होगा उसमें हम अदर मटेरियल से ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सेपरेट करेंगे। तो देखते हैं टेबल नंबर 2.1, जिसमें कि ऑब्जेक्ट है प्लेट। प्लेट जो है वो किस मटेरियल का बना हो सकता है। प्लेट हो सकता है हमारा स्टील का, ग्लास का, प्लास्टिक का, तो ये प्लेट का हो गया। नेक्स्ट है पेन। पेन किस चीज़ का बना हो सकता है, प्लास्टिक का, मेटल का। उसके तरह से जैसे कि आप चेयर ले सकते हैं, चेयर किसकी हो सकती है, वुड की या प्लास्टिक की। तो ये आप यहाँ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि चेयर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। एंड आप क्या ले सकते हैं, सॉफ्ट टॉय ले सकते हैं। सॉफ्ट टॉय किसका बना होता है, एक फोम टाइप का मटेरियल होता है उसका बना हो सकता है। फर वो उसका बना हो सकता है। सो लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स द एक्टिविटी नंबर 2। सो एक्टिविटी नंबर 2 में हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसमें हमें करना है कि कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं टेबल नंबर 2.2। ये है टेबल नंबर 2.2। उसमें यू कैन ऑल्सो ऐड सम मोर मटेरियल्स इन कॉलम नंबर 1। दिस कॉलम नंबर 1, दिस इज द कॉलम नंबर 1। फिर नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम नंबर 2। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द एक्टिविटी नंबर 2। इसमें एक्टिविटी नंबर 2 में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें जो है कि 2.2, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है मटेरियल और एक तरफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ दीज मटेरियल्स। तो पहला जो मटेरियल है वो है वुड, नेक्स्ट है पेपर, फिर लेदर, देन प्लास्टिक्स एंड कॉटन। उसके बाद हमको ये बताना है कि इन मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो वुड से हमारा बन सकता है चेयर, टेबल, ब्लॉक, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। पेपर से क्या बनता है, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर। लेदर से क्या बनती है, लेदर से बेल्ट बन सकती है और पर्स बन सकता है। प्लास्टिक से बकेट है, कंटेनर्स हैं, टॉयज़ हैं, इस टाइप की चीज़ें प्लास्टिक से बनती। कॉटन से क्लॉथ बन सकता है, कॉटन बॉल होता है, ये टाइप की चीज़ें कॉटन से बन सकती हैं। तो फिर आप क्या देखते हैं, इसमें हमें इस टेबल से हमें पता चलता है कि वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स, and then again one material could be used for making many other different objects. What decide which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. तो क्या होता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग्स में बने होते हैं वो हो सकता है वो एक सिंगल मटेरियल के बने हों या फिर कई मटेरियल्स के बने हों, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट बना हो उसको हमें दूसरे मटेरियल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें कि हमें डिफरेंट मटेरियल्स दिया गया था। उसके बाद हमें ये बताना था कि उस मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और कॉटन। ये इस टाइप के मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि ये इस मटेरियल से ये बन सकता है। So let us proceed. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth?
Keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, therefore it would not be silly if we were to make a tumbler out of cloth. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, and other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लिक्विड की चीज़ होती है, लिक्विड की चीज़ को हम स्टोर करने के लिए हम या तो ग्लास का मटेरियल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का या मेटल का। उसी में हमारा जो लिक्विड होता है, जैसे कि मान लो आपका वाटर है, वही स्टोर हो सकता है। अगर आप सोचें कि आप कॉटन या क्लॉथ ले लें और उसमें वाटर स्टोर कर दें, तो उसमें वाटर लीक हो जाएगा। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें इसने पहली ने क्या किया है, इसने पानी को एक क्लॉथ में डाला है, तो उसको देख रहे हैं कि आप नीचे से इसकी जो पानी है नीचे से निकल रहा है, तो ये इसमें स्टोर नहीं हो सकता। इसीलिए हम कॉटन जो पानी है लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक या ग्लास का कंटेनर या मटेरियल का यूज़ करके कुछ भी प्रोडक्ट मतलब ग्लास बनाते हैं या कंटेनर कुछ भी बनाते हैं, तो ये उसी में स्टोर करते हैं। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ही हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चलता है कि हाँ कि जो पानी है, लिक्विड की चीज़ है, वो हमें प्लास्टिक के कंटेनर में यूज़ करनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इन सब मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले होता है, सबसे पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि कौन जो मटेरियल है वो कैसा दिखता है, और हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये किसी भी चीज़ को देख के कि हाँ ये वो चीज़ है। मतलब आयरन को जैसे कि हम देखते हैं कि हाँ वो हार्ड है, को हार्ड कोर होता है, और कुछ मतलब ब्राउन या ब्लैक टाइप में रहता है, तो हम हाँ कह देते हैं कि वो आयरन है, या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं एक मटेरियल की। तो आयरन का अपना अपीयरेंस होता है। कॉपर और एल्युमिनियम डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो देखते हैं, ये इसको एक एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपीयरेंस कैसे पता चलता है। तो मेनली जो मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें शाइनिंग और लस्टर होता है, मतलब कि वो ग्लॉसी तरीके का लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट करना है, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट और चॉक। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है उसको सेपरेट करना है, एक ग्रुप में रख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि ये जो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनको बीच में से कट करना है, फ्रेशली कट करना है तुरंत। और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि उसमें से कोई भी मटेरियल जो है वो शाइन कर रहा है, तो उसको उसी ग्रुप में रख दीजिए जिसमें शाइनिंग मटेरियल्स रखे हुए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ जो मटेरियल हैं वो शाइनिंग और लस्टर हैं कट करने के बाद में। उसके बाद आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। अगर एक तो प्रोसेस है कि आप बीच में से कट करके देख लिए, दूसरा है कि आपको एक सैंड पेपर दिया जाएगा और उसमें से आपको इसका सरफेस और मटेरियल को रब करके देना। उसके बाद उससे भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें लस्टर है, मतलब कोई कुछ ग्लॉसी सा दिखेगा। जैसे कि ये आप फिगर देख रहे हैं 2.3, जिसमें कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये मान लेते हैं कि एक कार्डबोर्ड का रोल है या एल्युमिनियम शीट मान लेते हैं। एक ये एल्युमिनियम शीट दी गई है और एल्युमिनियम शीट को आपने बीच से इसको कट किया, फ्रेशली कट किया, तो आपको पता चल रहा है कि ये कुछ शाइनिंग जैसा पता चल रहा है। तो आप उसको एक अलग उसमें ग्रुप में रख देंगे। तो क्या होता है, मटेरियल जिनके पास लस्टर होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको वो मेटल्स होते हैं। जैसे कि हो गया हमारा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। ये हमारे एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं, ये है हमारे एग्जांपल मेटल के। सम मेटल्स जो होते हैं वो अपनी शाइनिंग लूज़ कर देते हैं और डल लगने लगते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब ये ऑब्जेक्ट्स खुले में रखे जाते हैं तो इनकी वजह से इसमें डलनेस आ जाती है। पर इनको हम पहचानने के क्या करते हैं, इनको हम बीच में से कट करके देखते हैं या फिर हम सैंड पेपर पे रब करके देखते हैं, जैसे कि इनका जो ग्लॉसी है या शाइनिंग जो है वो हमें पता चलती है, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये है मेटल्स। तो मेटल्स की अपीयरेंस का क्या हो गया, मेटल जो अपीयर करते हैं वो शाइनिंग और ग्लॉसी टाइप के होते हैं मटेरियल्स, वो मेटल्स में आते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस कैसे पता चलेगी कौन सा मटेरियल हार्ड है कि नहीं।
तो क्या करना है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस while others may be easily compressed. Take a metal key and try to scratch it with the surface of the piece of wood, aluminum and a piece of stone, a nail, candle, chalk and any other material or object. You can easily scratch some material while some can't be scratched so easily. Material which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton and sponge is soft while iron is hard. तो हार्डनेस में क्या होता है, हार्डनेस में है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जिनको स्क्रैच करने से ये पता चल जाएगा कि वो मटेरियल सॉफ्ट है कि हार्ड। अगर कुछ जो मटेरियल है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, तो वो होता है सॉफ्ट मटेरियल। जैसे कि हमारी कॉटन और स्पॉन्ज बॉल, उसको हम अगर स्क्रैच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, इसलिए वो सॉफ्ट मटेरियल में आता है। पर अगर आयरन का हमें कुछ बॉल दिया गया है तो अगर हम उसको कंप्रेस करने की स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, इसलिए आयरन हार्ड होता है। तो इन अपीयरेंस क्या है, इन अपीयरेंस में हमें ये पता चलता है कि मटेरियल जो होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था अपीयरेंस, तो अपीयरेंस में हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं। जैसे कि कुछ शाइनिंग हो सकते हैं, शाइनिंग होते हैं, या लस्टर होता है, हार्डनेस, सॉफ्ट, ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये अपीयरेंस का है दिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट सॉल्युबल है कि या इनसॉल्युबल। इसमें हमें एक्टिविटी नंबर 4 करके हमको यह पता चलेगा कि सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी की क्या प्रॉपर्टीज होती है और हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कलेक्ट सब सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। उसके बाद हमें 5 ग्लास लेने हैं या 5 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, बीकर ले सकते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। उसके बाद ऐड सम अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली वो जो अदर मटेरियल हैं उनको हम उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद स्टेयर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। उसके बाद हम 1 मिनट वेट करेंगे, तो फिर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नाउ लेट अस ऑब्जर्व। तो हम क्या देख रहे हैं कि व्हाट डिसिपेयर्स व्हाट डजंट। तो देखते हैं टेबल 2.3 में, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। तो सब्सटेंस हमें दिया हुआ है सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड डस्ट। तो इसमें बताना है कि डिसअपेयर इन वाटर एंड डज नॉट डिसअपेयर। तो सॉल्ट क्या होता है, वो सॉल्ट जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है कम्प्लीटली जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं। शुगर क्या होती है, वो भी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है। पर सैंड जो होती है वो डिज़ोल्व नहीं होती है और डिसअपेयर नहीं होती है। तो ऐसे ही आप चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट का बताइए कि क्या होगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है अदर देन सॉल्ट एंड शुगर, जो कि सॉल्युबल है और डिसअपेयर हो जाएंगे। तो इस एक्टिविटी करके हमें क्या पता चला, ये इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि द सब्सटेंस आर soluble in water and other substance that does not mix with water and does not disappear even after we stir for a are called insoluble substances. सो वाटर जो होता है, वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनसॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी एंड ये तो हमने सॉलिड का पढ़ा कि सॉल्युबल होता है कि नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो 5 दी गई है उसमें हम लिक्विड सब्सटेंस का देखते हैं कि वो वाटर में डिज़ोल्व होता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। उसके बाद हमें ग्लास टम्बलर में इसको लेना है और उसको हाफ वाटर तक फिल कर देना है। उसके बाद उसमें हमें फ्यू स्पून of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixed with water
रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। तो इसमें एक्टिविटी 5 में हमें ये करना है कि हमें डिफरेंट तरीके के लिक्विड्स हैं जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ऑयल। इसको हमें पानी में कुछ अमाउंट में डालना है और उसको स्टेर करना है। उसके बाद 5 मिनट वेट करके ये देखना है कि कौन सा लिक्विड जो है वो ईज़िली मिक्स हो जाएगा वाटर में और कौन सा नहीं मिक्स होगा। तो हम देखते हैं कि विनेगर जब हम डालते हैं तो वो मिक्स हो जाएगा ईज़िली। लेमन जूस होता है वो मिक्स हो जाएगा, पर मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ये मिक्स नहीं होता है। तो जो लिक्विड्स होते हैं उसमें से कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि जो वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो ईजिली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। देन सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर whereas others are not. Water usually have small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plant that live in water. उसके बाद हमको ये पता चलता है कि गैस होता है वो कुछ जो होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में और कुछ सॉल्युबल नहीं होती हैं। वाटर में वो यूजुअली क्या होता है, वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो होती है वो डिज़ोल्व होती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व होती है वाटर में, जिसको हेल्प करती है सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे कि हम देखते हैं कि जो फिश होती है वो वाटर में रहती है पर वो ऑक्सीजन लेने के लिए पानी के ऊपर आती है। तो पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट है ना, तभी तो वो ऑक्सीजन वहाँ से लेती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो इस एक्टिविटी में देखते हैं क्या करते हैं। इसमें देखिए, जब हमने एक्टिविटी 4 करी थी तो जिसमें कि हमें सैंड और सॉल्ट इस टाइप की चीज़ें दी गई थी, उसमें हमने देखा था कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स थे वो सेपरेट हो गए थे पानी से। और जब हमने एक्टिविटी नंबर 5 की तो उसमें भी हमने देखा कि कुछ लिक्विड्स थे जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं हो गए। तो सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डज नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सर्फेस ऑफ वाटर, अदर may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We noticed many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fall on the surface of pond, a stone that you throw in this pond, few drops of honey that you let fall into the glass of water. What happens to all of these? Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these some materials to see if they float or sink in other liquids or like oil? तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो हमने पानी में डाला है कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? तो चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो हमारे फ्लोट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट जो हो जाते हैं वो सिंक कर जाते हैं। हमें 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं उन ऑब्जेक्ट्स के जो कि फ्लोट करते हैं और सिंक करते हैं। तो जैसे कि हमें बताया कि ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो फ्लोट करते हैं और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाते हैं। तो जैसे कि फ्लोट करने वाले ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, केरोसिन ऑयल हो गया, प्लास्टिक है, सॉ डस्ट, ड्राई लीव्स एंड आइस। और जो सिंक कर जाते हैं उसमें क्या जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, चॉक। इनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है इसलिए ये सिंक कर जाते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं ड्रॉप ऑफ हनी, जी जो हनी होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा पानी में। लीफ होती है, लीफ हल्की होती है इसलिए वो फ्लोट करेगी पानी में। तो इस टाइप के ये सब चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी वो चीज़ होती है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, मतलब इधर का उधर देख सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास का कंटेनर हो गया, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं 2.8 में, ट्रांसपेरेंट बॉटल इन अ शॉप। इसमें आप देख रहे हैं कि हमको इधर से उधर का, मतलब आप इधर से देखते हैं और आपको पता चल रहा है कि बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर क्या चीज़ है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to
hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the material? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जैसे कि हो गया हमारा ग्लास, वाटर, एयर एंड प्लास्टिक्स. तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं. तो इसलिए क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो यूजुअली बिस्किट, स्वीट्स और अदर ईटेबल्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट के कंटेनर में रखते हैं ताकि बायर उसको इजीली सी कर देख सके. ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स. कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनमें हमें दिखता नहीं है, तो मतलब उस दूसरी तरफ का क्या है वो नहीं दिखता है. दैट इज़ थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? उन मटेरियल्स को बोला जाता है ओपेक. दोज मटेरियल्स इन विच वी आर नॉट एबल टू सी. यू कांट टेल what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton or metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें हम इधर से उधर का नहीं देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है. तो do you find that we can all group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent. तो हम ये इस अब हमारी कन्फ्यूजन दूर हो गई. हमें पता चल गया कि ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है. ट्रांसपेरेंट में हम देख सकते हैं, एबल टू सी कि उसमें क्या चीज़ है, और ओपेक में हमें नहीं पता चलता है. चलिए अब हमें एक एक्टिविटी लास्ट दी गई है जिसमें हमें देखते हैं क्या करना है. एक हमें शीट ऑफ पेपर दिया गया है और उसमें हमें क्या करना है, एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब and make a note of your observation and put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which object can be seen but not clearly are called translucent. तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिन मटेरियल के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं पर क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या बोला गया? इस एक्टिविटी में हमें ये बोला गया था कि हमको एक शीट ऑफ पेपर दिया गया था और हमें उस शीट ऑफ पेपर से एक हमें लाइटेड बल्ब को देखना था. उसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें बल्ब ईजिली दिख रहा है. उसके बाद हमें क्या किया गया, हमें उसमें पेपर में 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया पूरी शीट पे. उसके बाद हमें बोला गया कि जो लाइट जल रही है उसको उसी पोर्शन ऑफ पेपर से देखना है जहाँ पे ऑयल स्प्रेड हुआ. तो हमें उससे ये पता चलता है कि हमको जो बल्ब है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है. तो ये किसकी वजह से था? ट्रांसलूसेंसी की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें दिख तो रहा है पर क्लियरली विजिबल नहीं है. तो दो ऑयली पैच जो होता है, तो ऑयली पैच जो इस पर हो रहा है वो क्या होता है? हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ फैट. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि फैट कटर्स क्या करते हैं, पेपर पे ऑयल डालते हैं, उसके बाद पैच हो जाता है तो उसमें पता चलता है फैट. तो ये था हमारा ट्रांसलूसेंसी के बारे में. फिर उसके बाद हमें और एक और चीज़ करनी है जिसमें हमें करना है कि हम वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. उसके बाद पहली ने क्या बोला? पहली ने कहा, पहली सजेस्टिंग कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस. स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. We learn that material different in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink, or they may be transparent, opaque or translucent. Material can be grouped on the basis of similarities or differences. तो जब हम टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और वो जल रही होती है तो हम देखते हैं कि हमारा हाथ में तो लाइट जल रही है पर वो इधर उधर आर पार नहीं जा पा रही है, तो जिससे कि पता है ट्रांसलूसेंसी हो जाएगी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एक मटेरियल अराउंड अस के बारे में पढ़ा, किस किस तरीके के मटेरियल होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा? रस्ट पढ़ा, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, हार्डनेस और सॉफ्ट और फ्लोटिंग और सिंकिंग, soluble or opaque, transparent and translucent. So this is all about chapter number 2, sorting material into groups. Thanks for watching. If you liked, please subscribe. Thank you.